मैं आपको खरीदने वाला, बताने वाला या टारगेट देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं, ये आपको पता है। 99% लोग जो समझ रहे हैं भैया असल में मजे भी वही ले रहे हैं मैं जो समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं वो भी आपको करना है, वो आपके द्वारा है। क्योंकि सर प्रॉफिट तो आपका ही है ना भैया, मजे तो आपके आ रहे हैं, और जब मजे आपके आ रहे हैं तो फिर लॉस भी आपके होगा, दुख भी आपको होगा। तो दोनों अवस्थाओं में किसी शेयर के बारे में कुछ प्रतिक्रिया बनाते हैं, समझाते हैं, तो दूसरा आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इसको यहाँ खरीद लें। आपको समझना है कि मैंने न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। क्यों वोडाफोन आइडिया के अंदर पहले तेज़ी और आज उसके अंदर थोड़ी बिकवाली के असर देखने को मिले, और आगे भी इसके अंदर थोड़ी सी नरमी बनी रहेगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर एक अलग ही न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। क्यों वोडाफोन आइडिया के अंदर पहले तेज़ी और आज उसके अंदर थोड़ी बिकवाली के असर देखने को मिले, और आगे भी इसके अंदर थोड़ी सी नरमी बनी रहेगी, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। या फिर इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ हमें दिख रही है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और बात करेंगे सर अशोक लीलैंड के बारे में। प्रतिदिन जगाता रहा हूँ मैं आपको अशोक लीलैंड के बारे में, पर ख़रीदने के लिए नहीं भैया, काम समझने के लिए। और मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है, कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर ख़रीद लें। जब हम किसी शेयर के बारे में कुछ प्रतिक्रिया बनाते हैं, समझाते हैं, तो दूसरा आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इसको यहाँ ख़रीद लें। आपको समझना है कि मैंने यहाँ क्या बताया और आपको क्या समझ में आया, और उससे उस शेयर की दृष्टि क्या है। मैं आपको खरीदने वाला, बताने वाला या टारगेट देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये आपको पता है। मैं तो कई बार आपको कहता हूँ भैया टारगेटों में उलझना नहीं है। टेलीग्राम जो फेक हो हैं आजकल, जिन्हें खुद का कुछ का नहीं पता, उनकी बातों में आकर आप शेयरों को खरीदोगे, फिर फंसोगे, फिर टेंशन लोगे, फिर अलग अलग रणनीतियों में निकल जाओगे, फिर अपना पैसा गंवाने की स्थितियों में आकर फिर उसे पाने के लिए और पैसा लगाओगे। वहाँ पर स्थितियाँ हमारी डगमगा जाती है। भैया हमारा कोई भी उद्देश्य किसी शेयर को बिकवाना, खरीदवाने का नहीं है। न्यूज़ आएगी, न्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, कंपनी के अंदर क्या क्या काम चल रहे हैं वो समझाऊंगा, और जो भी आपको करना है वो आपके द्वारा है। क्योंकि सर प्रॉफिट तो आपका ही है ना भैया, मज़े तो आपके आ रहे हैं, और जब मज़े आपके आ रहे हैं तो फिर लॉस भी आपके होगा, दुख भी आपको होगा। तो दोनों अवस्थाओं में ये आपको देखना है कि मुझे कितना कंट्रोल अपने ऊपर करना पड़ेगा। मेरे पास भाई डेली कॉल आती हैं, और डेली कॉल में से एक आधा तो अलग अलग रणनीतियों से जो पैसा फंसा कर बैठा है, वो कहता ज़रूर है कि भैया मैं अगले दिन से ये काम नहीं करूँगा, फिर भी वो करेगा। मजबूर हो गए हम आदत से। इसलिए इस चैनल की शुरुआत आपके द्वारा इसलिए हुई है क्योंकि आप यहाँ पर समझने वाले व्यक्ति हो। 99% लोग जो समझ रहे हैं भैया असल में मजे भी वही ले रहे हैं मैं जो समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं वो तो आते ही हैं, आपको पता ही है क्या क्या लिख कर जाते हैं, फिर वो अपनी करनी में फिर पछताएंगे। इसलिए समय पर समझने की स्थितियों को जानें, और शेयर को बढ़ते ही खरीदने की चेष्टा फिर मेरे से पूछें, ये गलत है। जब शेयर नीचे होता है ना भैया, तब उसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया को बनाना पड़ता है। तो इतना बड़ा मैंने आपको अशोक लीलैंड के बारे में बोल दिया, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। दोस्तों इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ पहले भी बताता था, आज भी बताता हूँ। इतना आसान शेयर मार्केट में शेयरों को लेकर उससे प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं है कि जो हम ऐड देख लेते हैं कि मार्केट सबका है बॉस, तो भैया बॉस के चक्कर में एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, वो भी नहीं बनने लायक रहेंगे हम। इसलिए
मार्केट की गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा समझो। इतना आसान नहीं है कि हम शेयरों को खरीद लें और उससे प्रॉफिट कमा लें। इतना आसान होता तो भैया कोई भी सड़कों में 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक दिखता ना, ये ध्यान रख लेना। और जो व्यक्ति इस काम को बड़े आसानी तौर पर, हल्के तौर पर, इन्वेस्टमेंट करने की तौर पर दिखेगा, वही आपको बाज़ारों में मस्ती करते हुए मिलेगा। जो टेंशन लेते हुए मिलेगा वो स्क्रीन के सामने बैठा होगा। और इतना ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेना कि दीन दुनिया ही भूल जाओ। इसलिए और भी काम है, ये काम को आपको एक्स्ट्रा लेकर चलना है और अपना कमाया हुआ धन उसमें से भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के साथ आगे बढ़ना है। कई लोग गुमराह कर सकते हैं आपको, ग्रुप बना बना कर ये खरीद लो, ये टारगेट है, वो है, ये है, पर मैंने कभी आज तक के आपको ऐसा नहीं कहा है। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में बना दो, ज्वाइन करवा दो। भैया मुझे पता है अगर मैं बना दिया जिस दिन, फ़ायदा तो सबको हो जाएगा पर कुछ नुकसान हो जाएगा उसके अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि हम किसी की नज़रों में नहीं आने चाहते। समझने वाली बात है कि हम क्यों किसी को टारगेट बताएं जो नियम के विरुद्ध है। इसलिए हम न्यूज़ बताएंगे और न्यूज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में काम करना और आजकल की तेज़ी को भांपना और 4 तारीख की चुनाव की स्थितियों को जानना। कंटिन्यू 2 महीने से आपको बता रहा हूँ और 2 महीने से ही आपको अशोक लीलैंड की अवस्थाओं के बारे में, चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जहां अशोक लीलैंड का शेयर रिजल्ट आने के बाद अपने 5-6 रुपए का जो उसने उछाल मार रखा था फ्राइडे के दिन, वहां से उसने निगेटिव क्लोजिंग दी। जब रिजल्ट आने के बाद शेयर के अंदर उछाल नहीं आया तो आज जो इतना ज़्यादा उछाल 226 रुपये में अशोक लीलैंड के शेयर को ले गया और करीब 16 रुपये अशोक लीलैंड का शेयर बढ़ गया, तो सारा का सारा न्यूज़ में जिम्मा क्या आ रहा है भैया? अपने मजबूत रिजल्ट के कारण अशोक लीलैंड 6% तक उछल गया। तो भैया जब मजबूत रिजल्ट के कारण 6% तक ये उछल गया तो फिर ये फ्राइडे में गिरा क्यों था? समझ में आया कुछ? फ्राइडे में गिर गया, मंडे बढ़ गया, फ्राइडे का रिजल्ट आ गया था इसका ऑन मार्केट, वहाँ तो ये भागा नहीं। भागा कब? अगले दिन। तो यानी कि यहाँ पर मार्केट की स्थितियों को आपको समझना है। जो दिखता है वैसा होगा नहीं और जो होता है वो आपको दिखेगा नहीं। इसलिए कह रहा हूँ सच्चे बनकर मार्केट की एनालाइज कीजिए, थोड़े थोड़े शेयरों को आगे ले जाइए, ज़्यादा ले जाने की चेष्टा मत रखिए। और अगर आपका लंबे समय का विषय है तो दूसरा अकाउंट ज़रूर खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे खुलाकर अपनी जर्नी इन्वेस्टमेंट की बनाइए। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति मुझे ज्वाइन कर रहा है वो अपनी स्थितियों को, लक को मजबूत कर रहा है। इसलिए ज्वाइन वाली चीज़ भी देखिए, उसमें इतनी अमाउंट नहीं है कि जिससे आपको टेंशन हो जाए। इतना तो हम खर्च कर ही सकते हैं, पर मैं वो अच्छी चीज़ के लिए आपको कह रहा हूँ। तो भैया अशोक लीलैंड ने यहाँ पर चकमा दिया। आज 16 रुपये का अशोक लीलैंड भागा। क्या मैंने आपको अशोक लीलैंड के बारे में ये नहीं कहा कि डिफेंस की चीज़ों के साथ जैसे इसके ट्रक आते हैं और उसके अंदर भी अपनी वृद्धि को ज़्यादा बढ़ाएगा? क्या मैंने आपको अशोक लीलैंड के लखनऊ के अंदर जो भूमि पूजन इनके प्लांट का हुआ उसके अंदर हमारे सीएम भी आए थे, तो क्या मैंने इनकी अवधि आपको नहीं बताई? क्या मैंने आपको इनकी स्विच मोबिलिटी की चीज़ें जो ई बसों के अंदर वर्क करेगी और उसके अंदर भी अशोक लीलैंड इन्वेस्टमेंट करके अपनी राह को अच्छा देख रहा है, क्या आपको ये नहीं पता है? क्या आपको हल्के वाणिज्यिक वाहन, भारी वाणिज्यिक वाहन के अंदर अशोक लीलैंड जानदार वर्क करते हुए नहीं देखने को मिला? ये मैंने आपको नहीं बताया। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप अपने परिवहन निगम में जो आपके राज्य में है वहाँ पर अशोक लीलैंड की बसें देख लेना? कई बार मैंने आपको फ़ोटो तक भी दिखाई है जहाँ पर स्कूल बसों में भी अशोक लीलैंड की चीज़ें दिखती है और हमारे तो भैया बस स्टेशन में भी अशोक लीलैंड दिखता है। और आगे की मंशा, जैसे ये राज्य सरकारों से बसों के लिए ऑर्डर जीत रहा है, ये अपने आप में काबिले तारीफ़ है। हिंदुजा ग्रुप की एक कंपनी है और मैंने आपको बीते दिनों ये भी कहा था कि भैया कई महीनों तक तो टाटा मोटर्स भी 160-170 में टहलता रहा
उसका भी नंबर आया। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 700, 800, 900 से कवर कर रहा था, उसका नंबर भी आया। मैंने कहा अब कौन सा बचा है भैया? अशोक लीलैंड। और अशोक लीलैंड बचा है यानी कि इसलिए नहीं बचा कि वो काम नहीं कर रहा, भैया काम कर रहा है वो। आपको समझना होगा कि मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन M&HCV सेगमेंट, बस सेगमेंट में अशोक लीलैंड का अंक 5.8% के साथ बाजार की हिस्सेदारी में अग्रणीय है। तो ये भी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी और आज फिर बता रहा हूँ, अशोक लीलैंड हमें लंबे समय की अवधि के लिए ही रखना चाहिए। रिजल्ट की जो भी चीज़ें बारीकियाँ थी मैंने आपको जिस दिन रिजल्ट आया ना उसी दिन समझा दी थी। भैया रिजल्ट 1-2 दिन इफेक्ट डाल सकता है, रखने वाली क्षमता किसको नज़र आई? आज 16 रुपये ये भागा, कल भी भागे शायद या गिरे, तो क्या इसके वजूद ख़त्म हो जाएंगे जो उसने साल दर साल अपने प्रॉफिट को कर दिया, सेल्स को कर दिया? ख़त्म हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? देखो सर, जिस भी कंपनी के बारे में आप समझ रहे हो उस कंपनी की स्थितियां उसके काम के द्वारा आपको समझनी पड़ेगी। और यहाँ पर अशोक लीलैंड एक्चुअल में बेस्ट संकेतों के साथ है। अभी मैंने आपको अपने दूसरे चैनल पर यह बताया था कि अशोक लीलैंड करीब 500 से 700 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रख रहा है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उसने वित्त वर्ष 2025 में करीब 500 से 700 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय निवेश करना अपने सेगमेंट में, जिसके तहत वो अलग अलग तरीकों से रणनीतियों से आगे बढ़ेगा। जब इस तरीके से कोई भी कंपनी अपना पूंजीगत व्यय डाल करती है तो वो उसका एक एसेट है, यानी कि उससे वो कमाएगा आगे जाकर, संपत्ति है उसकी। तो निवेश करने की जो स्थितियां उसकी बारीकियों में आ रही है वो बता रही है कि भाई ये कम से कम फिलहाल ये LCV में सेगमेंट में अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा करेगा और करीब 5 से 6 इस तरीके के उत्पाद में ये अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। ध्यान रखना, LCV मतलब लाइट कमर्शियल व्हीकल। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारत में LCV में इसने अपनी बाजार की हिस्सेदारी आधा कर रखी है, यानी कि अगर 100% है ना तो 50% LCV में, लाइट कमर्शियल व्हीकल में अशोक लीलैंड 50% पर है। कुछ सालों में ये 50% से आधे से करीब 70 से 80% तक की अपनी मौजूदगी LCV वाहनों में, उत्पादों में कर लेगा। ये भैया ये चीज़ें देखी जाती हैं जहां आधे से ज़्यादा ये 70 से 80% LCV सेगमेंट में कर लेगा, ये इंपॉर्टेंट है। MK इक्विटीज़ ने इनके टारगेट 250 रुपये के कर दिए हैं। पहले उनकी जो चीज़ें थी सेल की थी, अब अपग्रेड करके खरीद की रेटिंग कर दिए और करीब 250 रुपये के टारगेट आ गए हैं अशोक लीलैंड के। तो आप ये भी समझना। दूसरा आपको समझना है कि JM फाइनेंशियल ने इसके टारगेट को 275 रुपये के दे दिए हैं, किसी ने 245 के दे दिए हैं, पर प्रभुदास लीलाधर ने अशोक लीलैंड के टारगेट 239 रुपये के दे दिए हैं। भैया ये जो टारगेट भी अभी निकल कर आ रहे हैं जब इसके अंदर तेजी आएगी। टारगेट देने वाले अपनी स्थितियां उसके रिजल्ट के अनुसार, उसके काम के अनुसार देखते हैं। मैं टारगेट नहीं देता, पर मैं आपको काम समझा रहा हूँ कंटिन्यू अशोक लीलैंड पर। मजबूत शेयर है सर। देखो कुछ शेयर तो ऐसे रखो कि जो दूर तक के आपको हाँ लगे कि हाँ भैया हमने भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर दिया, ऐसा आपको प्रतीत हो। चाहे आपके पास 50 शेयर हो, 100 शेयर हो, भैया 50-100 शेयर की वैल्यू कई सालों बाद कहीं हो जाएगी अगर वो शेयर बड़ा तगड़ा निकल जाए। रोज की कमाने वाली स्थितियां भी आप बनाकर चलो, लेकिन थोड़ा रखने की स्थितियां भी आगे तक हमें जानी। तो भैया अशोक लीलैंड की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको पता है। रिजल्ट मैंने आपको फ्राइडे के दिन समझा दिया। अच्छा, एक शेयर हमारा मदरसन सुमी, संवर्धना मदरसन सुमी भी काफ़ी रणनीतियों के साथ तेज़ी में आया है। 2 तरीक़ों से शेयर आपको बाहर निकालता है। एक तो वो गिर के निकालेगा, आप सोचोगे यार जो लो प्रॉफिट आ रहा है इसे ले लो, बुक कर लो, कहीं और ना गिर जाए। या फिर आपको जो लॉस आ रहा भैया ले लो, कहीं और लॉस ना हो जाए। या फिर कोई जिद्दी व्यक्ति होता है, वो लॉस में भी नहीं बेचता, कुछ प्रॉफिट में भी नहीं बेचता, पर उसके मन में रहता है यार कि नीचे ना गिर जाए। फिर क्या होता है, फिर शेयर ऊपर की तरफ जाता है। फिर उसे व्यक्ति को लगता है यार भैया मैंने पहले
थोड़ा प्रॉफिट नहीं लिया, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, अब तो ले लूँ, तो वो ले लेगा। तो इस तरीके से भी प्रॉफिट देकर भी कुछ व्यक्ति बाहर हो जाते हैं लेकर। तो शेयरों की चीज़ों को समझो कि शेयर जो हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। मदरसन सूमी संवर्धना मदरसन सूमी बहुत वैल्यूबल शेयर है, और इलेक्ट्रिक वाहन जो आगे और ज़्यादा चीज़ों के साथ होंगे वहाँ पर इन कंपनियों के बेड़े पार होने ही हैं। और एक फंडामेंटल मजबूत कंपनी है ये भैया। 29 मई को इसका रिजल्ट आ रहा है, हो सकता है ये तेज़ी रिजल्ट की भी हो। पिछले बार का अगर इसका हम रिजल्ट देखें तो भैया बढ़िया रिजल्ट था मदरसन सूमी का। हमें वेट करना है 29 मई का, यानी कि परसों इसका रिजल्ट आ रहा है मदरसन सूमी का। थोड़ा सा चीज़ें आपको भी देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की बात करने से पहले थोड़ा सा एक ये चीज़ मुझे बताओ कि जब वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आया 18,000 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर एंकर निवेशकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और ये चीज़ें हमें उस वक्त नहीं पता, शायद ये न्यूज़ में हो या ना हो, ये मुझे नहीं पता था, या ऐसा कोई नियम हो कि भाई जो एफपीओ में भाग ले रहा है उनके लिए, एंकर निवेशकों के लिए 30 दिन की एक्सपायरी होती है, यानी कि लॉकिंग अवधि। ये अचानक से ये न्यूज़ मुझे कल रात को देखने को मिली है, और ये न्यूज़ से इस वक्त आपको वोडाफोन आइडिया निगेटिव देखने को मिला है कि भैया जहाँ एंकर निवेशकों ने बढ़ चढ़कर एफपीओ में भाग लिया और उनकी जो पीरियड था एक्सपायरी का, लॉकिंग पीरियड था, वो समाप्त हो गया आज। इस वजह से आज आपको थोड़ा सा रेटता वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली। अच्छी चीज़ चलते चलते ही बीच में ख़राब हो जाती है, और वहाँ पे इफ़ेक्ट डालती है न्यूज़। लॉकिंग इस तरीके की जो चीज़ें थी, ये सच में मेरी नॉलेज में तो नहीं थी, क्या पता ये हो, मुझे नहीं दिखी हो, या फिर अचानक से हमें आज या कल में दिखी हो। फिर भी ये निगेटिव न्यूज़ है, लेकिन चीज़ों को समझेंगे कि जहाँ इतना हल्ला एफपीओ के द्वारा वोडाफोन आइडिया में हुआ, और जिसकी वजह से बड़े बड़े इक्विटीज़ फर्म ने इसके टारगेट अच्छे भी दिए हैं, और कई चीज़ों के साथ वोडाफोन आइडिया की राह भी खुली है। और उसके अंदर जब एंकर निवेशकों की चीज़ें अगर वो बिकवाली करते हैं तो क्या वो चीज़ें सफल होंगी जो वोडाफोन आइडिया देख रहा है, ये भी हमें समझना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि लॉकिंग पीरियड के अंदर बड़े दिग्गज लोग अपनी चीज़ों को बेचेंगे, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जीक्यूजी पार्टनर ने अकेले ने ही काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट एफपीओ के माध्यम से वोडाफोन आइडिया के अंदर किया, जो करीब 1345 करोड़ रुपए का था। एंकर निवेशकों के अंदर विदेशी और इंडिया के भी हैं, जिसके अंदर इंडिया में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल ने तो अकेले ने 500 करोड़ रुपए निवेश कर रखे हैं, और टोटल एंकर निवेशक जो है 5400 करोड़ रुपए इस तरीके से वोडाफोन आइडिया के एफपीओ में लगे हैं। अब ये न्यूज़ इस तरीके से दर्शाती है, सबके अंदर ये चीज़ें आ रही है, भैया अगर ये बेच कर निकले तो क्या शेयर प्राइस, क्योंकि इनको तो फ़ायदा ही हो रहा है वहाँ पर, जहाँ तक के रेट चल रहा है वहाँ तक तो इन्हें फ़ायदा ही हो रहा है। पर मुझे लगता नहीं कि सर ये 2-4 रुपये के लिए ही एंकर निवेशक आए हों जो इतना बड़ा बड़ा पैसा लगा रहे हों। ये दीर्घकालीन के लिए हो सकता है, अल्पकालीन के लिए मुझे नहीं लगता ये चीज़ें होंगी। फिर भी ये न्यूज़ है, ये सामना इस न्यूज़ का आपको करना पड़ेगा, है तो ये निगेटिव न्यूज़ है। इस चीज़ को आपको समझना है कि इसका इम्पैक्ट तो वोडाफोन आइडिया के बढ़ते कदमों में लगा, और जहां फ्राइडे के दिन इसने 1 रुपये की उछाल उस न्यूज़ से की थी जिसके वजह से 5G की चीज़ें आएंगी। तो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि 5G और 4G का विस्तार वोडाफोन आइडिया इन पैसों के द्वारा करेगा, पर वो चीज़ों के साथ उसके अंदर काफ़ी दिन लग जाएंगे। 5G के लिए भी कई महीने बाद वोडाफोन आइडिया की तरफ से कहा गया कि वहाँ डेट नहीं बताएगी, भाई करेंगे बाद में। तो एक ये भी है कि भैया समय तो वोडाफोन आइडिया के पास बहुत कुछ है। बीच में ये न्यूज़ आना इफेक्ट निगेटिव डाल रहा है, पर आप समझो कि इतना बड़ा धन एंकर निवेशक क्या 2-4 दिन के लिए ही आए थे, या 1 महीने के लिए आए थे, या निकल के भाग जाएंगे भैया अब तो कुछ नहीं हमें करना है। थोड़ा सा इसके अंदर ढीलापन रह सकता है, पर फिर भी मुझे लगता है कि आगे की तरफ ये शेयर रणनीतियों के अनुसार जा सकता है, क्योंकि इसके टारगेट 18 से 20 रुपये के भी दिए जा रहे हैं।
तो ये न्यूज थी, इसको भी हमें झेलना है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको समझना है एपीओ का माध्यम ही वोडाफोन इंडिया के अंदर 4G का विस्तार करना, 5G की चीज़ों के साथ आना। खरीदने बेचने की चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो न्यूज़ है उसकी एक साइकोलॉजी आपको डेवलप करके बता रहा हूँ। दूसरा एक चीज़ समझेंगे, वोडाफोन आइडिया अपने आरपीयू को बढ़ाने के लिए अपने टैरिफ की वृद्धि करने की सोच रहा है, यानी कि अपने प्राइस बढ़ाने की सोच रहा है, जो इसके रिचार्ज के प्राइस होते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि वोडाफोन आइडिया अपनी प्राइस बढ़ा रहा है। भैया 4G 5G का विस्तार और 5G का लाए बिना ये प्राइस बढ़ाएगा तो मुझे नहीं लगता ये कस्टमरों को हृदय से अच्छा लगेगा। भैया ये हृदय से अच्छा लगेगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वोफा के एक सर्वेक्षण हुआ जिसके अंदर ये देखा गया कि जिस तरीके से जो ये टैरिफ बढ़ाने की बात चुनाव के बाद कर रहा है, तो करीब वोडाफोन आइडिया के 42% उपयोगीकर्ता जो कस्टमर हैं उनको ये टैरिफ बढ़ना कार नहीं है, अनैच्छिक यानी कि अनैच्छिक लग रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये मैं नहीं कह रहा भैया, ये न्यूज आई है आज की। और अगर ये टैरिफ बढ़ाता है तो फिर उनको कष्ट हो जाएगा जो इसका कुछ आनंद तो ले नहीं रहे हैं फिलहाल 5G का, और वो फिर उस चीज़ को रेट बढ़ाने के लिए होगी वो चीज़ें, तो वहाँ पर थोड़ी सी ये तकलीफ़ ये डिसीजन दे सकता है। अगर ये 5G लाएं तो भैया ये डिसीजन अच्छा हो सकता है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वोफा ने इसका सर्वेक्षण किया है, सर्वे किया है मतलब। तो ये न्यूज़ भी इसके अंदर आ जाए, और जहाँ से थोड़ा सा निगेटिव इस न्यूज़ से भी मुझे लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है इस न्यूज़ से मुझे थोड़ा सा बता देना। तो भैया किसी भी शेयर को देखने के लिए नज़र को अच्छा हमें करना पड़ेगा, दिल से शेयरों को समझना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया के बढ़ते कदम 2 न्यूज़ से ही निगेटिव हो गए हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर GQG पार्टनर इतना बड़ा निवेशक इसके अंदर बैठा है, मोतीलाल ओसवाल 500 करोड़ करके बैठे हैं और 5400 करोड़ एंकर निवेशकों ने किए हैं। हो सकता है कुछ आधे उधे छोटे मोटे निकल जाएँ इसके अंदर से, पर बड़ी चीज़ बड़े वैल्यू के साथ अपनी नज़रों के साथ अंदर आते हैं, तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। और आपको ये भी पता है कि अडानी ग्रुप में भी GQG पार्टनर ने ही अडानी ग्रुप को नीचे से संभाला है, और आज उनका जो धन है 2 गुना 3 गुना होते हुए भी दिख रहा है अडानी ग्रुप में। तो ये न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ को आपको झेलना पड़ेगा। अशोक लीलैंड एक कीमती हीरा है, पर हीरा तो तभी बनता है ना भैया जब वो हमारे पास होगा। अब मैं खरीद लूँ, अब मैं ले लूँ, अब मैं बेच दूँ, ये तो मकसद आप दूसरे टेलीग्राम में कर सकते हो, हमारे चैनल पर ये चीज़ें नहीं होती। हमें तो वैल्यू समझनी है, वैल्यू के साथ हमें चलना है। मदरसन सुमी में हो सकता है तेजी उसके 29 तारीख के रिजल्ट के कारण आ रही है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आसान इतना नहीं है शेयर मार्केट, रातों बैठ कर इसकी एनालाइज होती है। इतना अगर ये हलवा होता तो हर एक के जेब में आज अच्छा खासा पैसा होता। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है भैया, मैं आपको बता दूं। कोई भी शेयरों को मैं खरीदने बेचने की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताता, काम बताता हूँ। इसलिए इस चैनल पर बुद्धि को सेट करने के लिए आपको आना पड़ेगा। और जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो तो दिल से मुझे प्यार करते हैं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपको मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो सर फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।